ओके बेटा जी, तो एग्जाम पास करने की हमने स्ट्रेटजी जो है वो सर लॉ के नोट्स ग्रुप में शेयर कर दें, बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी बेटा एक ध्यान में रखिएगा कि हमेशा एक टीचर, एक नोट, एक कंसेप्ट, एक एग्जाम और एक ही अटेम्प्ट होती है। अगर आप एक से ज्यादा टीचर बेटा लेते हैं, ये सबका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एक से ज्यादा अगर टीचर आप फॉलो करते हैं तो अटेम्प्ट ऊपर से एक बढ़ा लें। एक से ज्यादा बुक्स फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से अटेम्प्ट बढ़ा लें। कंसेप्ट का मिक्सचर कर रहे हैं, ऊपर से एक अटेम्प्ट बढ़ा लें। तो लिहाजा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है हमेशा। सिंबल हमारा क्या है, हम आलसी लोग हैं। हम क्या करते हैं अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए ना, ऐसा करेंगे सारा दिन यूट्यूब पे फलाने टीचर का लेक्चर देख, अच्छा यार फलाने ने ये कंसेप्ट कैसे किया है, ये 5-7 किताबें इकट्ठी कर लेनी है और उसके बाद हमने शाम को खुद के जमीर को थप थपा के सुला देना है कि आज का काम हमने कर लिया है। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया होता। तो लिहाजा जमीर को थोड़ा सा जागते रहना देना है। सिंगल टीचर, सिंगल बुक, सिंगल कंसेप्ट और सिंगल अटेम्प्ट, ये हमारा इंशाल्लाह मोटिव रहेगा या रूल रहेगा। ओके, अब जहां पे सर जो आवाज कट रही है काफी ज्यादा। जी बेटा, सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आवाज कट रही है काफी ज्यादा, बीच बीच में ना गैप आ रहा सबको कट रही है या सिर्फ इसे? है। नहीं सर। बेटा मेरी आवाज क्लियर है, नेट ठीक आ रहा है, बाकियों को ठीक है। आपका थोड़ा सा नेट वीक होगा, या तो रिस्टार्ट कर लें या थोड़ा सा इंतजार करें, आपका फ्रेश हो जाएगा। अच्छी जगह पे बैठ के कोशिश करें नेट कॉल करने की। ओके बेटा जी, अगली बात मैं कर रहा था कि जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको लगता है कि वो 30 से कम पे फेल हुआ, उनकी तैयारी हम डबल पैटर्न पे जाके करेंगे। डबल पैटर्न से क्या मुराद है बेटा कि जो रेगुलर बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम तीसरा चैप्टर कंपनी लॉ का कर रहे हैं, मतलब तकरीबन करने वाले हैं उसके 30-35 लेक्चर हो चुके हैं। 30 लेक्चर मतलब वो तकरीबन हम 30% कोर्स कवर कर चुके हैं उसका। तो ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ले रहा है, जो 30 से नीचे रहा है, उसको डबल एफर्ट की जरूरत होगी। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी मेरी कि मेरे जो इनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको दोनों ग्रुप्स की एक्सेस होती है। मतलब जो प्री रिजल्ट वाले हैं, अगर उनके कुछ लेक्चर मिस हैं तो वो पोस्ट की क्लास ले सकते हैं। पोस्ट वाले बच्चे हैं, अगर वो रेगुलर में आना चाहते हैं वो वहां की क्लासेस ले सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट का नंबर कम है या वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पोस्ट रिजल्ट में टाइम उनके लिए क्या कहते हैं लेस होता है, हमारी स्पीड ज्यादा होती है। अगर वो इस चीज को कूप करना चाहते हैं और इन रिमेनिंग पीरियड में लॉ निकालना चाहते हैं तो उनको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे? उन स्टूडेंट्स को जो रेगुलर ग्रुप है उसके लेक्चर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी चैप्टर हमने करना होगा वो हमसे 2 लेक्चर एडवांस चलेंगे। मतलब आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं तो इसका लेक्चर वो पहले रेगुलर बैच वाला सुन लेंगे, फिर पोस्ट रिजल्ट में दोबारा मेरे से वो सुनेंगे और उसके बाद फिर वो टेस्ट करेंगे। थोड़ी सी आपकी इसमें टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन 3 महीने पुत्र ला लो तो मौजा करो। कोविड-19 है, लॉकडाउन है, घरों में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, धुंधों में आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता। आप तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, डिफाइंड सिलेबस, टेक्नोलॉजी, घर में बैठे हो, रजाइयों के अंदर बैठ के सुकून से सुन रहे हो, कोई फर्क ही नहीं है। तो थोड़ा सा ना इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करो, टाइम दो इस चीज का। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनकी तैयारी रह गई है या उनकी तैयारी वीक है, वो फास्ट ट्रैक के साथ नहीं कर पाएंगे कूप। आप कैसे नहीं कर पाएंगे, आपको भी 1-2 लेक्चर में अंदाजा हो जाएगा। आज का लेक्चर भी है हमारा, कल का भी ट्रायल होगा, लेकिन परसों से हमारे जो है वो सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट या रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो होंगी। तो जो जो स्टूडेंट इनरोल होना चाहते हैं वो अपने आप को करा सकते हैं। बाकी आप सबको पता है फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। खैर, तो जो भी स्टूडेंट लगता है उनको दोनों ग्रुप की एक्सेस दी जाएगी और वो हमेशा एडवांस चलेंगे। 2 लेक्चर पहले वो रेगुलर के जो होंगे वो लेके आएंगे, फिर उसके बाद पोस्ट रिजल्ट में करेंगे। मेरी एफर्ट है, मैं दुआ दे सकता हूँ आपको, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं क्लासें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लॉजिक क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं मेहनत नहीं करवा सकता। आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी अपने हिस्से की। मेरी मेहनत से अगर पेपर पास होते बेटा तो मेरे सारे सारे बच्चों के पास हो जाते, 2-4 जो रह जाते हैं बेचारे फेल ना होते। तो आपकी अपनी मेहनत भी काउंट करती है। ठीक हो गया? ओके, तो ये मुझे आप खुद बताएंगे कि किस स्टूडेंट को क्या फील होता है 1-2 लेक्चर के अंदर। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा चैप्टर हम करेंगे कंपनी लॉ से स्टार्ट। हमने कल इस चीज को डिसाइड कर लिया था कि कैसे हमने ये कितने 15-20 लेक्चर के अंदर 50% पोर्शन कवर करना है और फिर दे दनादन इसके टेस्ट देने हैं और बात को खत्म करनी है। कंपनी लॉ 50 नंबर का पोर्शन है। पहला चैप्टर जो इसका अब चैप्टर 11 है, ये पहले चैप्टर 19 और 20 हुआ करते थे। चैप्टर मिक्स हुए हैं काफी सारे। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके टॉपिक सीन होंगे सारे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यूज करते हैं, आज शुरू करते हैं थोड़ा एक कंपनी का कंसेप्ट लेके।
कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद मुझे आपका अंदाजा हो जाएगा कल जब हम इसको रिवाइज करेंगे कि आप किस लेवल पे थे, उस हिसाब से हम अपनी स्पीड एडजस्ट करेंगे। कंपनी क्या है, अब यहाँ पे मैं 3 आप में से शहजादे बनाने वाला हूं। ये एक जुनैद है, चलें भले सिर्फ जुनैद को ही पकड़ते हैं, आज इसकी शामत आती है, इसने मेरे बहुत डिसपॉइंट किया। खैर कोई नहीं बेटा, परेशान नहीं होना, ये होता है, जिंदगी के हिस्से हैं। इस टाइम इसकी एज 12 साल है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, नोजी भी आ गई, और इस टाइम इसकी एज हो गई भैया 15 साल। जहां पे अब मजीद बड़ा हो गया, आंखें भी बड़ी हो गई, ठीक हो गया। अरे भैया मुझे पता है आप हंस रहे होंगे ये कुछ देखी देखी शक्ल लग रही होगी आपको, खैर यहां नहीं बताना। यहां पे इसकी एज 18 साल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप सामने बैठे हैं, जब आप 12 साल के थे, आप छोटे से होते थे, आप शरारत करते थे, आप गए किसी के घर की खिड़की तोड़ के दी, किसी का बला बटा मार के तोड़ दिया, किसी की चुटिया खींच के भाग गए, किसी के घर की बेल बजा के भाग गए। तो कभी ऐसा हुआ था कि वो बंदा आपके घर आया हो और आपके घर से आपको निकाल के फाका दिया हो? ऐसा हुआ कभी? बोले साथ, इंगेज हो बेटा। नहीं सर। नहीं दिया होगा, ऑफ कोर्स नहीं दिया होगा। हो सकता है आपने किसी का नुकसान किया हो, मतलब आपने किसी की खेत खराब कर दिए हो, किसी का कोई चीज फाइनेंशियली लॉस किया हो। क्या कभी आपने 12 साल की एज में लॉस रिइंबर्स किया था? नहीं सर। नहीं किया। तो आखिर तो वो लॉस कोई ना कोई बर्दाश्त कर रहा था। कौन कर रहा था? बिल्कुल। अब्बू। 12 साल की उम्र में आप बच्चे कंसीडर होते थे। आप जब भी कोई बिजनेस में कसला करके आते थे, किसी रिश्तेदार को तंग करके आते थे, किसी हमसाय की मारकूट करके आते थे, कुछ भी ऐसा करके आते होते थे, तो वो बंदा आपके अब्बू के पास जाता था और कहता था कि भाई ये बच्चा अपना संभालो, ठीक है, ये आपका अपना मसला है, मेरा लॉस हुआ है, मुझे लॉस रिकवर कर दो। आपको पर्सनल कोई मसला नहीं था, तो आपके अब्बू तमाम आपके नुकसान के लिए लायबल हुआ करते थे। ये बिजनेस की टाइप होती है सोल प्रोपराइटर। यहां पे अब जुनैद का नाम मैं रख रहा हूं सोल प्रोपराइटर, ये एक बिजनेस है और ये उसके अब्बू हैं। तो बिजनेस जो कुछ भी कर रहा है, बिजनेस आजाद है। अगर कल को कोई बिजनेस लॉस करता है, कहीं पे कोई मसला आता है, तो पकड़ा किसको जाएगा? अब्बू को, उसके ऑनर को, जो इसका ऑनर होगा उसको पकड़ा जाएगा। मतलब बिजनेस के हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली ऑनर होगा। थोड़ा आप बड़े हुए, 15 साल के हो गए, अब थोड़ा बच्चे की एज में निकल आए, आप कहीं पे शरारत वगैरह करते थे, अगला 2-4 चपेड़े भी आपको पकड़ के लगाता था, घसीटता हुआ घर भी लाता था और आपके वालिद से आके आपका नुकसान भी कवर करता था। मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर हो चुके थे। ये था आपका पार्टनरशिप, कि यहाँ पे आपका बिजनेस जो है फिर भी मतलब थोड़ी बहुत उसको डज लग रही है। क्यों? पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में कैपिटल मौजूद होता है। तो लिहाजा अगर बिजनेस कोई नुकसान करता है तो वो कैपिटल का अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी यहां पर जो अब्बू होते हैं वो फिर भी आजाद नहीं होते। आप 15 साल के हैं अभी, आपका कोई चीज ऐसा नहीं हुआ सीन, फौरन आपको आते थे और उठा के ले जाते थे, आपके अब्बू आपका सारा खर्चा उठाते थे। आप हो गए भाई 18 साल के। जिस दिन आप 18 साल के हुए, सबसे पहला आपका क्या काम हुआ, मुझे बताएं। 18 साल के बाद आपके वालिद ने सबसे पहले क्या किया? बेटा 18 साल की एज तक जब आप पहुंचे, आपके वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा कि भाई अब मेरी जरा सा जान छूट जाएगी। चुप करके वो आपको ले गया नादरा के ऑफिस में। नादरा के ऑफिस में जाके उसने आपका आईडी कार्ड बनाया और हाथ जोड़ के कहा कि भाई मेरे सर से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, मैं इसके अब मजीद नुकसान नहीं भर सकता। तो जैसे ही आपके 18 साल हुए, आपका आईडी कार्ड आई अब्बू ने क्यों बनवाया? जरा सोचिएगा। आप सबको लगता है अब्बू खुश हुए होंगे कि आप 18 के हो गए हैं, इस वजह से इस खुशी पे आईडी कार्ड बनवा के दे रहे। पुत्र, ये खुशी नहीं थी। वो आपकी हरकतों से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने आपका अपना आईडी कार्ड बना के आपको अपने से अलहदा कर दिया। जब आपका आईडी कार्ड बन चुका है, क्या अब आप अपने नाम पे सिम ले सकते हैं मार्केट से कि नहीं? जी सर, ले सकते हैं। ले सकते हैं। आप बैंक से जाके कर्जा ले सकते हैं कि नहीं?
जी सर। ले सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है कि नहीं? जी सर, हो सकता है। आप किसी के साथ कंट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, हो सकता है। अच्छा, आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे या कर्जा लेने जाएंगे तो क्या वो आपके अब्बू को कॉल करके पूछेंगे आप ही तुम्हारा मुंडा है कि नहीं है? कोई ऐसी बात होगी? पूछ सकते हैं मगर इतना नहीं जरूरी नहीं है पूछते क्योंकि बेटा, कभी भी नहीं पूछते। अब नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता। आपका शनाख्ती कार्ड है, बस दैट्स इट। तो लिहाजा जब आपका आईडी कार्ड बन गया तो इसका मतलब है अब आपके अब्बू अलहदा हो गए, आप अलहदा हो गए। अब अगर आप कोई नुकसान करते हैं किसी का, वो शख्स आपके अब्बू के पास जाएगा, अब्बू कहेंगे भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बंदा 18 साल का हो गया, मैंने हाथ जोड़ के आईडी कार्ड बनवा के उससे अपनी जान छुड़ा लिया, आप उसे खुद जाके पकड़ लो। तो यहां पे जुनेद और अब्बू एक चीज थे, मतलब जुनेद का जितना भी मसला था, जितना भी लॉस था, जो कुछ भी वो पंगे कर रहा था, अब्बू रिस्पॉन्सिबल थे। पार्टनरशिप में भी ऐसे हुआ कि बिजनेस अपना तो नुकसान कर ही रहा होता है, मतलब चपेड़े वज बुझ रही होती हैं। अब आप बच्चे नहीं होते। यस हर कोई सर। कहता है कि आपकी दाढ़ी मूछें निकल आई हैं तो खुदा का खौफ करो यार, और वो ठापा हो जाती है थोड़ी बहुत, अपना गुस्सा हर कोई निकाल लेता है, लेकिन वो आपके अब्बू को भी साथ में पकड़ रहा होता है। लेकिन जब आप बन गए 18 साल के तो ये हो गया आपका स्टेटस कंपनी का। अब आपके अब्बू आपसे सेपरेट हो गए। जैसे ही आपका आईडी कार्ड बना, आपकी एक अलहदा पहचान बन गई। जब आप 14 साल के थे, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे तो आपसे पूछता था हाँ भाई केदा मुंडा है तो, वो कौन सा एक मीम सा चल रहा था, शिदे दा पता नहीं केदा बकरियां वाला, वो एक बच्ची छोटी सी होती है वो बता रही होती है, तो शायद किसी को याद हो तो मुझे बता देगा। खैर, तो आपसे कोई नहीं पूछता। आप स्कूल में जाए एडमिशन लेने तो आपके वालिद आपको साथ लेके जाते थे। अब जब सीए कॉलेज में आप एडमिशन लेने गए हैं किसी जगह पे, आपसे किसी ने पूछा कि अब्बू को साथ लाओ? नहीं सर। नहीं कहा। वो तो कहा होगा भाई 60,000 लाओ, फीस दो, सीए ये आपकी गड्डी की चाबी है, आप जाओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो भाई जब आप 18 साल के हो गए, आपका आईडी कार्ड बन गया, आप अलहदा हो गए, अब्बू अलहदा हो गए। अब जो भी आप हरकत करेंगे, जो भी कोई काम करेंगे, आपके अब्बू आपके किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपके अब्बू ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिट कर दी। तो लिहाजा कंपनी का पहला कंसेप्ट ये होता है कि ये बनाई क्यों जाती है। तो आपके अब्बू ने आपका आईडी कार्ड क्यों बनवाया था भाई? बताइए जरा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, कि बस भाई बहुत हो गया, तेरियां चटियां पर मैं, मेरे वाल चिट्टे हो गए ने। तो लिहाजा कंपनी भी इसी वजह से बनाई जाती है कि जो कंपनी के अब्बू होते हैं, जो इनको शेयर होल्डर कहा जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिट कर दें। आपके केस में क्या हुआ होगा, अज्यूम करते हैं आप थे भैया जी 18 साल के, ये चीज, ये आप थे, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, दाढ़ी शाड़ी आई हुई है। खैर, आपके अब जब 18 साल के हुए, आपके अब्बू ने पकड़ा आपको और लेके चले गए नादरा के ऑफिस में। ये नादरा की बिल्डिंग ऐसे ही होती है, सरकारी बिल्डिंग, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग ठीक है। ओके, नादरा के ऑफिस में लेके गया आपको पकड़ के, वहां पे जाके कहा कि मेरा पुत्र है। नादरा वाले ने कहा कि हिम्मत है सर, आपने ऐसा बेटा घर में रखा हुआ है। खैर, उन्होंने कहा कि भाई जी बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। आपके अब्बू ने गुस्से में कहा कि भाई इसका आईडी कार्ड बना दो। वो पूछेंगे जी इसका नाम क्या है, आपके वालिद साहब आपका नाम बताएंगे, जी इसका नाम जुनेद है। वो पूछेंगे जी अच्छा आपका नाम क्या है वालिद साहब का, आपके वालिद साहब अपना नाम बताएंगे, सन ऑफ जो भी होगा। उसके बाद वो पूछेंगे तालीम क्या है, वो कहेंगे जी पाई वेला निकम्मा फुल टाइम। वो कहेंगे ठीक है, आप इसको एक अलहदा बंदा बना रहे हो, सारा कुछ ठीक है यार, इसको कुछ जिंदगी गुजारने के लिए क्या आप कुछ इसको दे रहे हो जहेज वगैरह? आपके अब्बू कहेंगे कि देखो यार मेरे 3 बेटे हैं, मेरी सारी जिंदगी की कमाई जो है ना ये 9 लाख रुपया है, जिसमें से इसका हिस्सा 3 लाख बनता है, मैं इसको दे रहा हूं, बस मेरा मसला यहीं तक था, ये आगे अपनी जिंदगी खुद चलाए, चला सकता है, कामयाब हुआ तो चल जाएगा, नहीं तो रुल जाएगा, वो इसकी अपनी मर्जी। तो जैसे जैसे ही आपका आईडी कार्ड बना, आपके अब्बू ने कहा कि भाई ये इसकी जायदाद है, मेरी विरासत में इतना हिस्सा बनता है, ये इसको दो और अलहदा बंदा बना दो। तो एक्चुअली जो विरासत में हिस्सा दिया वो आपके अब्बू ने आपका शेयर कैपिटल ऐड किया। तो आप अपने शेयर कैपिटल के साथ एक अलहदा बंदे बन चुके हैं। नादरा ऑफिस
आईडी कार्ड इशू करेगा जिसपे आपका नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह लिख के इस बात की गारंटी कर देगा कि आज के बाद ये बंदा एक सेपरेट पर्सन है अपने वालिद से, हर काम के लिए ये खुद लायबल होगा अपने, इसकी तमाम अपने राइट्स होंगे, इसकी तमाम अपनी लाइबिलिटीज होंगी, इसके शेयर होल्डर को नहीं पूछा जाएगा, ये कंट्रैक्ट में इंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये अपने टैक्सेस खुद पे करेगा। तो ये एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि आपकी और कंपनी की इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी क्यों है? कुछ समझ आई आपको वजह? हमने आपकी नेचुरल लाइफ को इसके साथ जोड़ा है और ये तकरीबन सिमिलर है, प्रैक्टिकली है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हम। इतना सिमिलर क्यों है ये? कोई बताएगा? चले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पर्सन हैं? यस सर। क्या एक कंपनी पर्सन होती है? यस सर। तो भाई दोनों पर्सन है तो फिर सिमिलर होना बनता है ना। यस सर। लेकिन थोड़ा सा जहां पे डिफरेंस आता है, आप नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल। नेचुरल। कंपनी क्या होगी? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन होगी। ये Artificial, एक company डिफरेंस है, तो artificial इस होगी वजह से इतना कॉमन है आपका कि एक हमारी नेचुरल। आप बेटा देखिएगा कि हम एट द एंड तक कंपनी की हर चीज को आपके अपने ऑर्गन से जोड़ेंगे, हम आपके गुर्दे फेफड़े तक निकाल के रख देंगे, देखना इसके अंदर। तो जैसे आप है ना, सेम कंपनी है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। थोड़ा बहुत फर्क होता है तो वो किस चीज का है कि आप नेचुरल पर्सन हैं, आप अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं, आपके पास दिमाग है। मे बी मैं इस पे बात पे नहीं श्योर, लेकिन होप करता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको भेजा है तो भेजे में भेजा जरूर भेजा होगा। ओके, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, तो बस थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, अब मैं बात करता हूं, ये हमने कंपनी देखी थी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। जरा पढ़िएगा मुझे ये दो पैराग्राफ पढ़े और मुझे बताएं कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट समझ नहीं आता। पढ़ें, सारे गौर से पढ़ें। सर प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? नहीं बेटा, प्राइवेट का वर्ड ही समथिंग डिफरेंट है, हम आगे चल के टाइप में पढ़ेंगे, अभी एडवांस ना चलें आप। यही हमें मसला आता है बस कि जो स्टूडेंट है आप पढ़े हुए होते हैं तो आप एडवांस में चलते हैं, ऐसा नहीं होता। हम अगला टॉपिक ही वही है, उसमें मैं सारा क्लियर करूंगा कि लिस्टेड कौन हो सकता है और क्यों होता है, वजह क्या है लिस्टेड होने की। किसी का दिमाग खराब है, एवरेज जाके स्टॉक एक्सचेंज पे फीसें दे। तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, पढ़ लिया सबने? क्लियर है? यस सर। कहीं पे क्वेश्चन कंपनी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का या सेपरेट लीगल एंटिटी का नो सर। कंसेप्ट? ओके, अब नो ये सर। टॉपिक जो है ये दो लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो स्ट्रेट, जिसका चांस बहुत ही कम है। एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक फेवरेट है कि इसके अंदर वो छोटा सा एक केस स्टडी बनाएगा और एट द एंड उसको एमसीक्यूज में डेवलप कर देगा। हो सकता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट उठाए, जिस तरह मैंने अभी ये केस बनाया है ना कि आप जा रहे थे, आपका आईडी कार्ड बना हुआ था, आपने किसी बैंक से कर्जा लिया और भाग गए। बैंक वाला जाके आपके अब्बू को तो नहीं पकड़ेगा ना, ऐसे है। यस कॉमन सर। सेंस है ना बेटा, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो बैंक वाले आपको ही पकड़ेंगे, आपके अब्बू को कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। तो सेम ये एक छोटा सा केस स्टडी इस तरह बन के एक एमसीक्यूज बन सकता है। नीचे एग्जांपल 01 के नाम से आ रही है, इसे पढ़े। ये एग्जांपल बुक की है और ये बने बनाए एमसीक्यूज हैं।
बिलाल है क्लास में? ठीक है, अब नहीं क्लासेस मिस करनी बेटा। ये 3 महीने हैं, 3 महीनों के अंदर हम 5 दिन 5 5 5 20 दिन सारा हमने पढ़ना होता है। तो बहुत मुश्किल, हमारे पास 60 दिन है जिनमें हमने सारा कुछ कवर करना है। बीच में छुट्टियां वगैरह भी आनी है, जिस तरह के 25 दिसंबर की छुट्टी भी होगी, तो अनएक्सपेक्टेड लीव्स भी आ सकती हैं, एक्सीडेंटल लीव्स भी आ सकती हैं बीच में। टाइम नहीं वेस्ट करना, क्लासेस सारी लेनी है। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल पढ़ ली। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट क्लियर है पॉइंट के हिसाब से? Yes, sir. अब बेटा एक बात ध्यान में रखनी है, वो है आंसर की ड्राफ्टिंग। मेरी ये जो सामने आपके तरतीब लिखी हुई है, ये उन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है जो पेपर का 60% कंप्राइज करते हैं। आइए जरा शहनशाहों को दिखाते हैं हम थोड़ा सा कुछ। किधर गया किधर गया? ओके, हम कुछ दिखाते हैं इधर आपको, और इधर से भी दिखाते हैं आपको कुछ, ताकि बेटा प्रैक्टिकली हम चले हर चीज़ में। हाउ टू गेट एनरोल टू दिस सेशन फॉर दिस क्लासेस। पुत्र इतनी सारी इंग्लिश इकट्ठी, बेटा फी है, पे करें और क्लास में इनरोल हो जाएं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो रेगुलर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसके अंदर, और वहाँ उसके बाद आप इंशाल्लाह वहीं पे लिंक शेयर हुआ करेगा, तो आप आ सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है वो आप सबको पता है, तकरीबन 8000 जो है हमारी पर सब्जेक्ट फी चल रही है वगैरह वगैरह। और किससे कांटेक्ट करें? जिस नंबर से ये लिंक आ रहा है, या हाफिज़ जुनैद मायुद्दीन हमारा नाम है, हमारे नाम के सामने APF है, हम ग्रुप के एडमिन है इसके, तो आप ज़हमत दे सकते हैं हमें भी। खैर, अब जो चीज़ देखने की है ज़रा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किधर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 ये पास पेपर है, पहली बात ध्यान में रखेंगे, ये पास पेपर है सारे, और हमें इससे ज्यादा हेल्प जिस चीज की मिलनी है, वो जो मैंने कल बताया था, जो 70% पोर्शन है जो आपको पास कराने में मैटर करता है, जो ड्राफ्टिंग पे होता है, जहां पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो चीजें अब सीखने वाली हैं। टेस्ट देखते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ें जरा। ये क्वेश्चन 2 का ए पार्ट पढ़ें, पास पेपर है ये, मेरी तरफ से नहीं है ये क्वेश्चन, ना मुझे आप पे भरोसा, ना मुझे अपने आप पे भरोसा है। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? जी सर। मुझे अब कोई अल्लाह का बंदा बताए कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, जिसके ऊपर आपकी इस क्वेश्चन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग, ग्रिपिंग सब टेस्ट होगी। एक वर्ड है इसमें सिर्फ। सर इसमें नरेट लिखा हुआ है। Narrate. शाबाश, ये एक वर्ड है जो हमने देखना है। उसने 4 लाइनों का एक केस स्टडी बना के दिया है। क्या ये केस स्टडी है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। यही कल मैं पीट रहा था क्लास के अंदर कि बेटा 60% सिलेबस कोर्स क्वेश्चन पेपर सीधा होता है, बस हम पुट्ठे हुए बैठे होते हैं। हमारा दिमाग हमें धोखा दे देता है कि भाई लॉ में केस स्टडी आया हुआ है, मर गए। तो ये केस स्टडी नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है नरेट का। तो नरेट की जब बात आए तो इसका मतलब है कि आपने एज इट इज बुक के अंदर की वर्डिंग उठा के प्रोड्यूस कर देनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि आई कैब में जो हमारा एग्जामिनर पेपर बनाता है, आपके ख्याल में वो कितना क्वालिफाइड होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा? बीकॉम होगा? मैट्रिक पास तो होगा ही ना? जी सर। भाई वो FCAs होते हैं, 20-20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है उनके पास, ऐसे है। जी सर। तो अगर उन्होंने एक चीज हमें एज अ सैंपल प्रोवाइड की है, तो क्या वो चीज ऑथेंटिक नहीं होगी?
बिल्कुल होगी ऑथेंटिक सर। होगी, वही होगी चीज है। सर। बिल्कुल। तो ये पास पेपर का जो सोल्यूशन बनाते हैं बेटा, ये एफसीएस बना रहे होते हैं जिनके पास 20-25 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होता है। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, हमने पहली लाइन पे देखा कि ये केस स्टडी सा तकरीबन बनता नजर आ रहा है, हम पढ़ते गए, इस वर्ड पे आके हमें रुक जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर इंग्लिश के अंदर खेल रहा है, क्वेश्चन स्ट्रेट है। अब देखते हैं कि इसका आंसर उसने कैसे दिया है। असल जो चीज देखने वाली है, ये इसका आंसर है। इसमें मुझे बताएं कोई एक पैराग्राफ कहीं पे नजर आ रहा है आपको? No, sir. नहीं नजर आ रहा। क्या एफसीए बंदे को जिसका 20 साल का No, एक्सपीरियंस है sir. पढ़ाने का, उसको इंग्लिश नहीं आती? आपसे कम आती है उसे इंग्लिश? No, sir. फिर उसने पॉइंट्स क्यों लिखे भाई? इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। यार वो अंग्रेजी झाड़ सकता था अच्छा खासा। तो बेटा ये लेवल चेक करता है आपसे एग्जामिनर, कोई साइंसदानी आपसे नहीं मांगता। आपके वर्ड नरेट जब आया तो आपने सिंपल पॉइंट्स के अंदर वो चीजें प्रोड्यूस करनी है जो एग्जाम के अंदर हैं। तो ये दो चीजें हमें पता चली आज इस क्वेश्चन से। बाकी ये मैं आपसे टेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आपने मेरी बातें ग्रिप कितनी की हैं। सर जी बेटा। सर चेक करने वाले भी एफसीए होते हैं सर? बेटा एफसीएज होते हैं, सारे एफसीएज होते हैं। ओके। Yes, sir. तो भैया कहने की बात ये थी कि आपने एक चीज, हमें क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पता चली, और दूसरी चीज जो हमने ध्यान में रखनी है वो है हमने आंसर पॉइंट की फॉर्म में देना है। ओके, एक और चीज देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं जरा। एक ये हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन हो गया। खैर ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर आई कैप का नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है, ये टॉपिक सप्लीमेंट में ऐड हुआ था, मैंने सारा डाला है। ये 3 क्वेश्चन पास पेपर के हैं, जरा गौर करिएगा इन पे। मैं ऊपर जा रहा हूं, कुछ समझ आया? जादू नजर आया कोई? कहीं पे पैराग्राफ नजर आया आपको इसमें कोई? Yes, sir. अच्छा मुझे बताएं, कहीं पे इज एम आर नजर आ रहा है आपको इसमें? नो सर। जहां पे प्रोविजन है। अब यहाँ पे मैंने कल एक बताया था कि एक क्वेश्चन हाइब्रिड होता है, वो ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं अब अभी आप सारा बता दूंगा तो फिर मैं आपसे टेस्ट में क्या पूछूंगा। खैर ये चीजें फिर मैं आपसे टेस्ट में टेस्ट करूंगा कि आपने कितना ग्रिप किया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट की जो पहली लाइन है, ये सारे का सारा निचोड़ है पूरे कंसेप्ट का। ये 5 पॉइंट पढ़े जरा। आपके अब्बू ने आपका आईडी कार्ड क्यों बनाया था? सर जान छुड़ाने के लिए। जान छुड़ाने के लिए, अपनी लाइबिलिटी लिमिट करने के लिए ना? यस सर। आपके अब्बू आपके ऑनर थे और आप बिजनेस थे, ऐसा था? जी सर। तो जब एक शेयर होल्डर कोई बिजनेस बनाता है, उसको एज अ कंपनी रजिस्टर कराता है, क्या वो कंपनी के फायदे के लिए कर रहा होता है या अपने फायदे के लिए कर रहा होता है? सर कंपनी के फायदे के लिए। नहीं बेटा, अपने फायदे के अपना भी लिए। फायदा उसको चाहती है। अपने फायदे के लिए कर रहा होता है, कंपनी बना रहा होता है, अपनी लाइबिलिटी लिमिट कर रहा होता है। तो लिहाजा जी लाइबिलिटी सर। लिमिट करने का कंसेप्ट डायरेक्टर के ऊपर नहीं होता, कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये ऑनर के ऊपर होता है। वजह क्या है कि ये उनका फायदा है, इसमें उन्होंने कंपनी बनाई इसलिए थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी बनाई क्यों जाती है, उसके फायदे क्या होते हैं, कोई शख्स मुझे इसके आंसर दे सकता है? सर 4th पॉइंट की समझ नहीं आई। ओके बेटा आ जाएगी, अभी बताता हूं। अब मैं समझा देता हूं 4 पॉइंट। पहले मुझे ये बताएं, कंपनी बनाने के फायदे क्यों होते हैं? एक शख्स कंपनी क्यों बनाता है? उसे ऐसी कौन सी मौत आ गई? सबसे पहली बात उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। शाबाश। और Profit make करने के लिए. ठीक है, प्रॉफिट मेक करने के लिए, और लार्ज स्केल पे अगर प्रॉफिट बनाना है तो फिर वो कंपनी के सेटअप पे जाते हैं। एक और चीज है, मुझे एक बताएं कि एक कंपनी है जिस तरह यूनिलीवर,
कैपिटल गेट फ्रॉम शेयर होल्डर, ठीक है, अच्छी बात है। एक कंपनी यूनिलीवर है, से कि वो बिस्किट बनाती है, क्या उसके तमाम मेंबर्स जो हैं, शेयर होल्डर हैं, वो सारे के सारे एमबीएज हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ है? नहीं सर। नहीं, क्या हुआ नो सर। यार, इतनी बड़ी कंपनी अनपढ़ बंदा चला सकता है? नहीं सर। नहीं चला सकता, Director सारी सी बात है, वगैरह बहुत का तो- बड़ा सेटअप है यूनिलीवर का। लेकिन क्या अनपढ़ उसका शेयर होल्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर, हो सकता हो है। सकता है। यस सर। तो बेटा कंपनी बाज औकात लोग इस वजह से भी बनाते हैं कि उनके पास पैसा होता है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो कंपनी बनाते हैं। और कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसको मैनेज और रन कौन करता है? उसके डायरेक्टर्स। डायरेक्टर Director। करते हैं। तो मैनेजमेंट से, उसके ऑपरेशन से जान छुड़वाने के लिए कि भाई हमारे पास पैसा है, आपसे हमसे पैसा लो, हमें प्रॉफिट दो, दैट्स इट, कंपनी बना दी जाती है। समझ आई बात? यस सर। गुड है अली। अच्छा, जिसके पास भी माइक नहीं है बेटा, अरेंज करने की कोशिश करें, बहुत मजा आएगा क्लास लेने में इंशाल्लाह। ओके, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया। वो कहते हैं देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी हैव नॉट बीन येट फुली पेड। तो बेटा ये एक आप कह सकते हैं कि हमारा इस टाइम जो निज़ाम है कितना स्लो है, उसकी एक ये निशानी है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर अनपेड शेयर अलाउ थे। मतलब क्या है कि एक सब्सक्राइबर है, वो कहता है कि जी मैं इस कंपनी के 2 लाख शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर रहा हूं, लेकिन 1 लाख के मैं अभी पैसे दे रहा हूं, 1 लाख के पैसे मैं बाद में दूंगा, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद। तो तब क्या होता था कि अनपेड शेयर अलाउड होते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 जब वर्ड आया, ये और क्या कहते हैं एक्ट आया, तो इसने आके ये बात खत्म कर दी। उसने कहा कि भाई शेयर लिए हैं तो पैसे रखो, उधार कश्मीर की आजादी तक बंद है, बल्कि उधार नवाज शरीफ की वापसी तक बंद है। तो ये लाइन तब से रिलेट है कि अगर किसी शख्स के पास शेयर थे, मतलब उसने 2 लाख के शेयर सब्सक्राइब किए हुए थे, लेकिन 1 लाख जो है अभी जस्ट उसने पैसा दिया था, तो हमने कहा कि तमाम मेंबर जो है उनकी लायबिलिटी लिमिट होगी उस अमाउंट तक जितना उन्होंने पैसा दिया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। ऐसा ही है ना? यस सर। सर। तो अगर एक शख्स है, उसने 2 लाख के शेयर लिए हुए हैं, 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख तो अभी देना है ना उसने। जी सर। जी। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई जो मैंने पैसा दिया है बस वही डूब गया, मैं और क्यों दूं, बल्कि वो 1 लाख मजीद देगा जो उसका अनपेड था, वो 1 लाख कंट्रीब्यूट बिल्कुल। करेगा। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर इशूड बाय अ कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड। कि 2 लाख किसी को शेयर इशू किए हैं, 1 लाख के पैसे आए हैं, 1 लाख के अभी नहीं आए, कंपनी ठप हो गई, मतलब कंपनी थी ऐसी कि अभी शेयर इशू नहीं हुआ और बंद हो गई। तो वो मेरे ख्याल में कोई कहते हैं ओमनी ग्रुप की कंपनी होगी। तो उस सिलसिले में 1 मिनट दीजिए मुझे, जरा भाई की कॉल आ रही है, आप जरा इसको पढ़े। ओके बेटा जी, 40 मिनट अपने होने वाले हैं, लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो नया लिंक आपको मिलेगा, फौरन ज्वाइन करना है। ठीक हो गया? यस सर।